Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harshonpura. So today I come up with another video related to SYBCom semester 4 chapter valuation of shares. तो अभी तक हमने एक सम प्रैक्टिस किया था और अब ये दूसरा सम है। ये भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही सम है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें एक चीज जो डिफरेंट है वो आपको मैं समझा दूंगा, वो उसको ध्यान में रख के करना, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेगी अब। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विद द रिक्वेस्ट दैट अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारे वीडियो, आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सेकंड समय हमारा द बैलेंस शीट ऑफ अयोध्या लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019 इज एज अंडर। क्या इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखना दो टाइप के इक्विटी शेयर्स, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो चीज है ना वही इंपॉर्टेंट है, ये दो टाइप के इक्विटी शेयर है। अब यहाँ पे ये देखना 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ₹50 पेड अप। मैंने पहले ही बोला था प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैं सम्स करवा रहा था ना, तभी मैंने बोला था एक चीज, मैंने बहुत क्लियरली बोली थी कि अगर आप पार्टली पेड अप शेयर्स है तो आपको नोशनल कॉल करना पड़ेगा। नोशनल कॉल, नोशनल मतलब फेक कॉल, फेक कॉल आपको करना पड़ेगा। कितना? 5,000 शेयर के ऊपर ₹50 पेड अप करना बाकी है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50 का आपको नोशनल कॉल करना पड़ेगा। वो एसेट्स में आपको ऐड करना पड़ेगा जब आप नेट एसेट पेड अप करें। दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप है, देख लो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, और वो भी पूरे के पूरे पैसे है, 3 लाख रुपए मिल चुके हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है सर, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है। तो अगर 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी की तरह कंसिडर कर लेंगे। मैंने बताया था कि लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी लिख दिया करो। फिर यहाँ पे जनरल रिजर्व है, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, ये सारी चीज ये लायबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट अ लायबिलिटी, ये फंड है, ये लायबिलिटी नहीं है। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स, ये लायबिलिटी है। हाँ सर, लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी लिख दो। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारी लायबिलिटी है, ये सारी लायबिलिटी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज इंपॉर्टेंट अगर आएगी तो मैं बता दूंगा, डेप्रिसिएशन फंड में ही आएगी, इंपॉर्टेंट होगी तो। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रेड पेएबल, ये भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी को लायबिलिटी लिख दो ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज लायबिलिटी नहीं है। ओके, डन। अब ये सारी एसेट्स है। गुडविल, ये वाली गुडविल तो मैं कंसिडर करने नहीं वाला, सिंपल। अगर बैलेंस शीट में गुडविल लिखी है तो उसको सीधा कैंसिल कर दो, वो वाली गुडविल नहीं आती है। अगर हमें एडजस्टमेंट में गुडविल दिया है तो ही मैं लूंगा, बाकी तो गुडविल लेंगे ही नहीं। ओके, सारी चीजें दी हुई है। देखो ये भी एसेट्स है, ये तो एसेट्स है ही नहीं हमारे लिए, ये भी एसेट्स है। देखो जितने भी इन्वेस्टमेंट दिए वो सारे एसेट्स है हमारे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी इन्वेस्टमेंट दिए सब एसेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमारी एसेट्स नहीं। अदर नॉन करंट एसेट्स दिया हो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर अदर नॉन करंट एसेट्स आपको दिया हो, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये सारी चीजें एसेट्स पे दी होगी, ये तो खर्चे हैं, ये हमारी एसेट है ही नहीं। इसी वजह से इस चीज को एसेट कंसिडर करने की हमें जरूरत नहीं है। इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ये हमारी एसेट नहीं हो सकती। फिर उसके बाद है करंट एसेट्स। हाँ ये एसेट है, ये एसेट है और ये भी एसेट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 4,50,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 4,50,000 रुपीज की मार्केट वैल्यू। किसकी है सर? लैंड एंड बिल्डिंग की। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जाओ और उसकी मार्केट वैल्यू लिख दो कि सर भाई इसको उन्होंने बोल दिया कि 4,50,000 की वैल्यू है, तो अब ये वाली कंसिडर नहीं करूंगा। जहां जहां पे लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड जो जो भी चीजें लिखी हुई है ना वो कैंसिल कर दो। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हम नहीं, अगर नई वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो पुरानी वाली जो भी चीज लिखी है उसको कैंसिल कर दो, वो हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज जो बताना चाहता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू उन्होंने दे दी तो पुरानी वैल्यू का डेप्रिसिएशन भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे है? देखो प्रोविजन, डेप्रिसिएशन फंड में लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, उसको भी कैंसिल कर दो। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई एसेट का नया वैल्यू दे दे, मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में वैल्यू दे दे, तो उसकी पुराने वाले का, उसका पुराना वाला वैल्यू भी निकाल दो और उसका डिप्रिसिएशन फंड भी निकाल दो, उसी चीज का। हाँ सिर्फ उसी चीज का, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, चलो डन। फिर उसके बाद उन्होंने बोले एवरेज प्रॉफिट ऑफ अयोध्या लिमिटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग 60% टैक्स ऑफ द लास्ट 3 years इज 1,22,000। ठीक है, लास्ट 3 साल से वो 1,22,000 का प्रॉफिट है, टैक्स निकालने के बाद। ठीक है, इसका क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हम यील्ड वाले मेथड में करेंगे। गुडविल की वैल्यू उन्होंने दे दी सर 70,000। अगर गुडविल की वैल्यू दे दी तो गुडविल की वैल्यू सीधा एसेट्स में लिख दो, सिंपल एसेट। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब कैपिटल यील्ड मेथड,
मार्केट वैल्यू मतलब यील्ड मेथड से आपको वैल्यू निकालनी है। अभी भी जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन ले। मार्केट वैल्यू मतलब यील्ड वैल्यू से आपको वैल्यू निकालनी। चलो ठीक है, नेट एसेट फाइंड आउट करते हैं। नेट एसेट में सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करते हैं? सर गुडविल अगर दे दिया तो गुडविल लिख दो। 70,000 का गुडविल उन्होंने दे दिया है तो वो एडजस्टमेंट खत्म। सबसे पहले एडजस्टमेंट वाली चीज खत्म कर लो, क्योंकि एडजस्टमेंट के बाद हमें ऊपर से सिर्फ अमाउंट ही निकालना, सिंपल है सर। तो एडजस्टमेंट में गुडविल लिख दिया सर, गुडविल वाला एडजस्टमेंट डन हो गया। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4,50,000 लिखना है सर। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 4,50,000 लिखना है। 4,50,000 तो एसेट्स में 3,75,000 को मैंने कैंसिल कर दिया, और लायबिलिटी साइड पे जो उसका डेप्रिसिएशन फंड है उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ जी सर, उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया और कैंसिल कर दिया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट में कोई एसेट्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपल सिंपल अब एसेट्स में चले जाते हैं। जो जो चीजें उन्होंने लिखी है वो सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग डन हो गया। मशीनरी, सर मशीनरी लिख देते हैं 3,50,000। देखो मशीनरी यहाँ पे 3,50,000 लिखोगे तो नीचे डेप्रिसिएशन फंड में जो डेप्रिसिएशन फंड होगा जो मशीनरी का प्रोविजन, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, या तो यहाँ पे ही आप डेप्रिसिएशन फंड माइनस करके लिख दो, इट इज अप टू यू। 350 में से उसका जो डेप्रिसिएशन फंड है कितना है 52,500, वो माइनस करके लिख सकते हो, ठीक है। पर ठीक कोई नहीं, चलो गुडविल अब नहीं लिखते हम लोग, गुडविल की नई वैल्यू लिखते हैं। चलो करंट एसेट, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट सारे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट सारे ले लो। 75,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000, देख लो सारे इन्वेस्टमेंट मैंने प्लस करके लिख दिया। आपको एग्जामिनेशन में सारे लिखने हैं, हाँ पूरे नाम के साथ लिखने हैं। तो ये 1,40,000 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, ये वाला तो नहीं आएगा, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमारे एसेट्स में नहीं आएगा। स्टॉक 99,500, सर 99,500 स्टॉक मैंने लिख दिया है, यस। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स की यही वैल्यू लिख दो, आउटर कॉलम वाली वैल्यू लिख दो 72,000, तो बैड डेट रिजर्व कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 72,000 लिख दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की 30,000 वैल्यू लिख दो, सर 30,000 वैल्यू लिख दिया। अब मैंने बोला था कि अगर कॉल बाकी हो तो नोशनल कॉल आपको मंगवाना पड़ेगा और एसेट्स में लिखना पड़ेगा, वो भी मैंने बताया था कितने रुपए का नोशनल कॉल आएगा। देख लो 5,000 शेयर थे और 50 रुपए मिलना बाकी था, 100 माइनस 50, 100 रुपए का एक शेयर था, 50 रुपए लेने बाकी थे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 50 में करूंगा तो मुझे एक नोशनल कॉल आपको मंगवाना पड़ेगा 2,50,000 रुपीज का। वो हमारा आ गया 14,61,500 रुपीज, वुड बी कंसिडर्ड एज योर टोटल एसेट। टोटल एसेट में आपको सारी लायबिलिटी माइनस करनी है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा बैलेंस शीट में चले जाओ, सीधा सीधा बैलेंस शीट में चले जाओ। जहां जहां पे लायबिलिटी मैंने लिखा है वो माइनस करना चालू कर दो। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 2,00,000 रुपए, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 2,00,000 रुपए। हाँ जी सर 2,00,000 रुपए माइनस किए सर, ये रहा 2,00,000 रुपए। फिर उसके बाद मैंने ये दोनों चीज कैंसिल करवा दी थी, तो ये दोनों चीज तो कैंसिल हो जाएगी, रिजर्व वाली चीज तो लायबिलिटी है ही नहीं। फिर डिबेंचर, ये डिबेंचर लिख दिया 1,25,000, देख लो हाँ जी सर 1,25,000 का डिबेंचर मैंने लिख दिया है, एकदम परफेक्ट है। फिर उसके बाद ऊपर आ जाओ, वापस देखो सर यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, प्रोविडेंट फंड, हाँ प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है, ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सर प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है 15,000 रुपए। फिर लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हम नहीं लिखेंगे, ये मैंने बताया था कि नई वैल्यू दी है तो पुरानी वाली दोनों वैल्यू कैंसिल कर दो। मशीनरी 52,500, ठीक है, तो दोनों चीज देखो 15,000 एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैंने 52,500 लिखा, क्यों? क्योंकि उसकी पुरानी वाली वैल्यू ले रहा हूँ, अगर उसकी पुरानी वाली वैल्यू लो तो पुराना वाला डेप्रिसिएशन भी मुझे लेना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद एक लास्ट चीज बची है, वो क्रेडिटर है, 49,000 का क्रेडिटर, 49,000 का क्रेडिटर मुझे माइनस कर देना है। सिंपल सिंपल प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया है, यही इजी मेथड है। नेट एसेट, नेट एसेट है 10,20,000 रुपीज का नेट एसेट आपका आ गया। अब नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जब करोगे एकदम ध्यान से करना मैं जो बोल रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से आ जाओ। पहले क्या है देखो 10,20,000। अब यहाँ पे एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक शेयर आपका 100 रुपए का है और एक शेयर आपका, जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना, एक शेयर आपका 100 रुपए का है, एक शेयर आपका 10 रुपए का है सर। एक शेयर आपका 100 रुपए का है, एक शेयर आपका 10 रुपए का है। तो अगर ये दोनों चीज, अगर ये आपका दोनों, आपका फेस वैल्यू ऑफ टू शेयर्स, जितने शेयर है उसकी फेस वैल्यू अगर आपकी अलग है, तो आपको टोटल वैल्यू के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको टोटल वैल्यू के ऊपर, टोटल वैल्यू मतलब क्या, अगर ये 5,000 शेयर है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 100 रुपए, मतलब कितना रुपए 5,00,000 रुपए। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो 5,00,000 रुपए, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया तो 30,000 रुपए, 3,00,000 रुपए है, 3,00,000 रुपए। ओके 3,00,000 रुपए हो गए। टोटल वैल्यू लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो शांति से सुनना, क्या कर रहा हूं मैं, अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स, आपकी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अलग अलग है तो आपको इन टोटल वैल्यू पे जाना पड़ेगा और उसका रेशियो लेना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू पे, अगर ये शेयर फुल्ली पेड अप होते तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होती,
वो लिखना है, क्या होती वो लिखना है। तो 5 लाख और 3 लाख रुपए। ओके, 5 लाख और 3 लाख रुपए। तो 5 लाख और 3 लाख रुपए मतलब इसका रेशियो क्या हो गया सर, 5:3 का रेशियो हो गया। तो वो मैंने क्या कर दिया, नेट असेट को 5:3 के रेशियो में बांट दिया। ये मैंने 5:3 के रेशियो में बांट दिया। अगर आपकी फेस वैल्यू अलग हो तो ही बोल रहा हूं, अभी भी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, उसकी फुल वैल्यू कितनी है वो लेके आया। तो 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो 5:3 के रेशियो में आपकी नेट असेट को 5:3 के रेशियो में बांट दो। ये 5:3 के रेशियो में मैंने बांट दिया है। ये 5 वाला रेशियो, ये 3 वाला रेशियो। अब आपको क्या करना है, 5 वाले रेशियो के कितने नंबर ऑफ शेयर है उससे डिवाइड कर, वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करो। ये 5 वाले शेयर्स जो है, मतलब वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है सर, 5000 शेयर्स है। 5 वाला जो शेयर था उसके 5000 शेयर थे, तो डिवाइड बाय 5000 किया। और उसमें से कितने रुपए पेड अप करना बाकी है, 50 रुपए। 100 रुपए का शेयर था ना, 50 रुपए पेड अप करना बाकी है, तो 50 रुपए माइनस कर दो। दैट शुड बी 77.5 वुड बी योर वैल्यू, जो अभी भी बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया, अगर आपके फेस वैल्यू अलग अलग है तो पहले मैंने फुल्ली पेड अप वैल्यू निकाली। फुल फेस वैल्यू कितनी रुपए की है, उस रेशियो में मैंने दोनों शेयर्स को बांट दिया। फिर मैंने क्या किया, वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाली अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर्स। अगर पेड अप वैल्यू कम थी तो मैंने जितनी पेड अप वैल्यू पर शेयर कम है वो मैंने माइनस कर दिया। तो 127.5 रुपए आया था, लेकिन 50 रुपए पेड अप करना बाकी है ना। देख लो, 50 रुपए पे करना बाकी है। करंटली आपकी बैलेंस शीट में 100 रुपए दिख रहे हैं, लेकिन 50 रुपए तो पे करना बाकी है। तो 50 रुपए पे माइनस कर दो, सिंपल है। तो करंट वैल्यू आपकी 77.5 है। इसके अंदर 3,82,500 जो 3 वाला रेशियो है, कितने नंबर ऑफ शेयर है वो वाले में, 30,000 शेयर है, तो डिवाइड बाई 30,000 कर दिया। तो 12.75। उसमें कोई पेड अप करना बाकी है ही नहीं, 10 रुपए थे, 10 रुपए पूरे के पूरे मिल चुके हैं, तो नो पेड अप वैल्यू कुछ बाकी नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वाई ये जो पोर्शन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, इसी वजह से मैंने ये इतना टाइम लेके करवाया है। अब मैं सेकेंड मेथड करवाता हूँ। सेकेंड मेथड क्या है, उन्होंने प्रॉफिट दे दिया है। हमेशा प्रॉफिट जो होता है, अगर आपको बोल दे कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1,22,000, देखो अगर बिफोर टैक्स भी बोले तो मैं आपको बता देता हूं, अगर बिफोर टैक्स बोले आपको प्रॉफिट, बिफोर टैक्स, तो आपको क्या करना है, लेस करना है टैक्स। टैक्स लेस करने के बाद ये आफ्टर टैक्स आता है। आफ्टर टैक्स के बाद हमेशा आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आपको माइनस करना है, तो आपको अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको मिल जाएगा। ओके, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अगर आपको ये फॉर्मेट याद रखना, बिफोर टैक्स बोले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोले, तो उसमें से टैक्स माइनस कर दो। टैक्स माइनस करने के बाद आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आफ्टर टैक्स के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, फिर ही आपको ये मिलेगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। अगर आपको 2-3 साल का प्रॉफिट एक साथ दे दे तो आपको एवरेज प्रॉफिट करना है। एवरेज प्रॉफिट कंसिडर करने के बाद आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना है, तो ईएईएस आपको मिल जाएगा। ठीक है, ईएईएस आपको मिल जाएगा। तो वो ईएईएस जैसे ही आपको मिल रहा है ना, तो ईएईएस आपको, अब यहाँ पे आपको मैं कंसिडर करवा रहा हूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उन्होंने बोल दिया 1,22,000। देख लो 60% टैक्स प्रोवाइड करने के बाद है, तो टैक्स प्रोवाइड करने के बाद है, इसी वजह से ये टैक्स प्रोवाइड करने के बाद 1,22,000। अब 1,22,000 में से प्रेफरेंस डिविडेंड बोले या ना बोले माइनस करना ही है। प्रेफरेंस डिविडेंड आपको माइनस करना ही है, बोले या ना बोले, ये 100% श्योर है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड है 2 लाख रुपए के ऊपर 10%, दैट इज 20,000। 2 लाख रुपए के ऊपर 10%, दैट इज 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए सर, देख लो। हाँ जी सर, 20,000 रुपए मैंने माइनस कर दिया। 20,000 रुपए माइनस किए तो सिंपल एज दैट 1,02,000 आपका आ जाएगा, आपका प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। अब आपको रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ डिविडेंड के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रॉफिट जितना अवेलेबल है वो यहाँ पे लिख दो, डिवाइडेड बाय जितनी पेड अप वैल्यू है आपकी बैलेंस शीट। जितनी पेड अप वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कितनी पेड अप वैल्यू है, ये दोनों का टोटल करो। जितनी पेड अप वैल्यू है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये दोनों का टोटल कर दो। 3 लाख, 2,50,000, 5,50,000 रुपए मिल गया है। 5,50,000 रुपए into 100, 18.54%। 18.54% दैट वुड बी योर, क्या है ये आपका, क्या है फ्यूचर मेंटेनेबल, ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ डिविडेंड के बाद वैल्यू ऑफ शेयर्स रहेगा। वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है 18.54, कैसे करना है, 18.54 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू। अब दो पेड अप वैल्यू है, अलग अलग टाइप के शेयर्स है, तो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, सिंपल एज दैट। तो 18.54 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे दिया हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है,
तो दोनों जगह पे डिवीजन में तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही आएगा 10 10 18.54 अपॉन 10 18.54 अपॉन 10 इनटू दो पेड अप वैल्यू है, एक में पेड अप वैल्यू 50 रुपए है और दूसरे में पेड अप वैल्यू 10 रुपए है। तो एक बारी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी बारी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका दो अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा 92.75 18.5। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका ये सम भी खत्म हुआ। थर्ड सम के साथ अब हम मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये वीडियोस देखते रहो और एंजॉय करते रहो। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच।